अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च। इसके लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़े थे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी और कोड ऑफ कंडक्ट्स पढ़े थे, जिसमें था न्यूरम्बर्ग कोड, हेलेंस्की डिक्लेरेशन एंड बेलमोंट रिपोर्ट। ओके, आज हमने एएनए ने जो गाइडलाइन दी थी वो स्टार्ट करनी थी। आवाज आ रही है मेरी सबको? एएनए का फर्स्ट जो था वो था रिस्पेक्ट ऑटोनमस रिसर्च पार्टिसिपेंट कैपेसिटी टू कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। मतलब कि जो पार्टिसिपेंट की अपनी विल है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, वो अपनी मर्जी से चाहे तो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे और जब उसका दिल चाहे वो रिसर्च को छोड़ दे। एंड टू डिटरमिन द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन विदाउट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर वो छोड़ना चाहे तो उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या कोई पेनल्टी नहीं उसके ऊपर रखी होनी चाहिए। मतलब वो फ्री है, फ्री हैंड है उसको कि वो जब चाहे पार्टिसिपेट करे रिसर्च में और जब उसका दिल चाहे वो रिसर्च को छोड़ दे। उसका कोई भी पेनल्टी या इस तरह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। प्रिवेंट हार्म, मिनिमाइज हार्म और प्रमोट गुड टू ऑल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। और हार्म को प्रिवेंट करना है और मिनिमाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेंट की भलाई होनी चाहिए रिसर्च में, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और बिल्कुल भी यहाँ तो बहुत कम, यहाँ बिल्कुल ही नुकसान को प्रिवेंट करना है। इंक्लूडिंग वल्नरेबल ग्रुप्स एंड अदर अफेक्टेड बाय रिसर्च। वल्नरेबल ग्रुप्स मैंने बताया था, प्रेग्नेंट वुमेन आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े आ जाते हैं, वो लोग जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर इस तरह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। Respect the personhood of research participants, their families and significant others, valuing their diversity। तो हर पार्टिसिपेंट की को इंडिविजुअली रिस्पेक्ट देनी है और उसकी हर इंडिविजुअल वेरी करता है और हमने हर एक को उसके अकॉर्डिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके ओपिनियन को, उनकी फैमिलीज को रिस्पेक्ट देनी है रिसर्च में। Ensure that the benefit and burden of research are equitably distributed in the selection of research participants। तो जो बर्डन है और जो बेनिफिट है रिसर्च के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मतलब रिसर्च से अगर किसी को नुकसान होना है तो वो उतना ही नुकसान हो जितना उसको फायदा पहुंचना है। कोई ये नहीं है कि नुकसान ज्यादा हो रहा हो या बर्डन ज्यादा हो रहा हो और बेनिफिट कम हो रहे हो। तो बेनिफिट और बर्डन जो है वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। क्लियर यहाँ तक? Protect the privacy of research participant to the maximum degree possible। और रिसर्च पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है।
ensure the ethical integrity of the research process by the use of appropriate check and balances throughout the conduct, dissemination, and implementation of the research. ओके, रिजल्ट बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हमें पता तो होता है कि हम क्या आउटकम चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट का इफेक्ट ये नहीं कि उसके एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा हों और बाद में बेनिफिट्स जो हैं वो कम पहुंच रहे हों। तो पहले हमें थोड़ा बहुत अंदाजा तो होता है, इसलिए बेनिफिट और बर्डन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और एथिकल इंटेग्रिटी जो है रिसर्च की, मतलब डूइंग इंटेग्रिटी हमने पढ़ा था, डूइंग गुड व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। तो एथिकल इंटेग्रिटी रिसर्च की मेंटेन होनी चाहिए थ्रू आउट दी कंडक्ट, जब हम रिसर्च को कंडक्ट करें, डिसएमिनेशन, जब उसकी इंफॉर्मेशन दूसरों तक दें, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च। तो इन तीनों प्रोसेस में एथिकल इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। फिर एएनए की गाइडलाइन में था रिपोर्ट सस्पेक्टेड, alleged, or known incident of scientific misconduct in research to appropriate institutional officials for investigation। मतलब अगर कोई मिसकंडक्ट हो गया है रिसर्च कंडक्ट करते हुए, तो उसको इंस्टीट्यूशनल ऑफिशियल तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। इदारे के ऑफिशियल्स तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि रिसर्च करते हुए ये वाला मिसकंडक्ट हुआ है या सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये वाला इंसिडेंट हो गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्च करते हुए किसी इंसान को, सब ह्यूमन पार्टिसिपेंट को कोई नुकसान हो गया है, तो आपने इसके इदारे के हायर ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचानी है ताकि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि वजह क्या थी, ताकि नेक्स्ट वो इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, उस मिसकंडक्ट को ना होने दिया जाए इन फ्यूचर। Maintains competency in the subject matter and methodologies of his or her research, as well as in other professional and societal issues that affect nursing research and the public good। तो कॉम्पिटेंट मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनल इश्यूज के ऊपर नर्सिंग रिसर्च कर रहे हो या फिर सोसाइटल इशू के ऊपर जो कि अफेक्ट करेगी पब्लिक गुड को, सोसाइटी के ऊपर भी इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट होना चाहिए। तो जो भी मेथोडोलॉजी यूज करो वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तीसरा इसका इन्वॉल्व इन एनिमल रिसर्च, मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द रिसर्च विद द लीस्ट पॉसिबल हार्म और सफर टू दी एनिमल। तो अगर एनिमल के ऊपर भी किया जाएगा ट्रीटमेंट, तो एनिमल को भी मिनिमम हार्म पहुंचना चाहिए, क्योंकि एनिमल भी एक लिविंग है ना, लिविंग मटेरियल है, जानदार चीज है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी ट्रीटमेंट डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाएगा, उसकी पहले एनिमल टेस्टेशन होगी, एनिमल के ऊपर उसको टेस्ट किया जाए, देन उसको ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया जाए। तो वो कह रही हैं कि अगर एनिमल के ऊपर भी टेस्ट करना है तो उसको एनिमल को मिनिमम हार्म पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि एनिमल है तो अन्यवार ट्रीटमेंट चला दो, ऐसी नहीं होना चाहिए।
Okay, maintain competency in subject matter and methodologies of his or her research, as well as in other professional and societal issues that affect nursing research and public good। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी मेथोडोलॉजी यूज करनी है रिसर्च करते हुए उनमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आपको कॉम्पिटेंसी को मेंटेन रखना है। इसके अलावा दूसरे सोसाइटल इश्यूज भी जो कि नर्सिंग रिसर्च को इफेक्ट करते हैं, यहाँ के पब्लिक गुड को इफेक्ट करते हैं। तो जो भी आप मेथड यूज करो वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, आपने कॉम्पिटेंसी को मेंटेन रखना है उसमें। प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि कोई भी मिसकंडक्ट हो तो उसको ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो कौन कौन से रिसर्च में मिसकंडक्ट है जो होते हैं वो अब हम पढ़ते हैं। रिसर्च में जो मिसकंडक्ट है, सबसे पहले है क्वेयंस। क्वेयन क्या है? क्वेयन इज द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग अनदर पार्टी to behave in an involuntary manner by the use of threat, reward or some other form of pressure or force। क्वेश्चन में होता है फोर्सफुली किसी को कहना कि वो इस तरह से बिहेव करे, मतलब जबर। इसका अगर लिटरली मीनिंग देखे तो जबर आता है क्वेश्चन का। तो किसी और पार्टी ने रिसर्च पार्टिसिपेंट को फोर्स किया, थ्रेट किया कि वो इस तरह से डाटा दे जिस तरह से वो चाह रहे हैं, तो ये मिसकंडक्ट है एक रिसर्च में। इसको कहते हैं क्वेश्चन। मतलब पार्टिसिपेंट्स में वो अपनी मर्जी से डाटा नहीं देते बल्कि किसी के थर्ड पार्टी के कहने से, फोर्सफुली कहने से या रिवॉर्ड या पनिशमेंट इस तरह का कोई उनको इंसेंटिव दिया जाए या उनको थ्रेट किया जाए तो उसमें आके वो जो है वो डाटा बदल देते हैं। वो डाटा ओरिजिनल डाटा नहीं देते, इसको कहते हैं क्वेश्चन। और ये एक रिसर्च का मिसकंडक्ट है। फिर है कोवर्ट डाटा कलेक्शन। कोवर्ट होता है हिडन। Subjects are unaware that research data are being collected। सब्जेक्ट्स को पता ही नहीं है कि रिसर्च डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक रिसर्च मिसकंडक्ट है। थर्ड पे आ जाता है डिसेप्शन। मिसइन्फॉर्मिंग द सब्जेक्ट फॉर द रिसर्च पर्पस, मतलब धोखा देना। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। रिसर्च पार्टिसिपेंट को मकसद कुछ और बताया गया रिसर्च का और किसी और मकसद के लिए उनसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उनको बताई गई चीजें कुछ और है। गलत तरीके धोखा देना। धोखा देना क्या होता है? बताना कुछ और करना कुछ। तो ये भी एक रिसर्च मिसकंडक्ट है। फिर है फोर्थ पे फैब्रिकेशन। मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग देम स्पेशली अनट्रूथफुली, मतलब रिजल्ट वो बनाना जो कि है ही नहीं। अनट्रूथफुली डाटा जो है उसके रिजल्ट बना देना, सच्चाई पे मबनी नहीं हुआ आपके रिजल्ट्स में, तो वो होता है फैब्रिकेशन। मतलब आप अपनी फेवर में जैसे भी रिजल्ट्स हो उनको वैसे ले आए और जो हालांकि सच्चाई में या हकीकत में वो रिजल्ट वैसे पार्टिसिपेंट ने आपको नहीं दिए, तो इसको कहते हैं फैब्रिकेशन। ये रिसर्च मिसकंडक्ट की टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है।
फिर आ जाता है falsification, manipulating research material or processes such that the research is not actually presented. falsification भी वही आ जाता है कि डाटा को गलत तरीके से प्रेजेंट करना। एंड देन plagiarism, owning other ideas, इसका तो पता ही है, किसी दूसरे के आइडिया को अपना नाम दे देना, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। बगैर साइटेशन के किसी की जब आप कोई चीज देते हो और उसको ऑन नहीं करते हो बल्कि खुद को ऑन करते हो तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। फैब्रिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन में ये डिफरेंस है कि फैब्रिफिकेशन में बिल्कुल ही सच्चाई पे मुश्तमिल ही नहीं होते आपके रिजल्ट, सीधे से ही वो अनट्रूथफुल होते हैं। फाल्सिफिकेशन में थोड़े से मैनिपुलेट किए होते हैं, मतलब थोड़े से हो सकता है ठीक हो, थोड़े से आपने अपनी फेवर में कर ली हो। ये है, फैब्रिफिकेशन में तो बिल्कुल ही सीधे से ही वो अनट्रूथफुल होते हैं और फाल्सिफिकेशन में उसकी मैनिपुलेशन की गई होती है, थोड़े से अपनी फेवर में कर ली है इस तरह से। फैब्रिफिकेशन ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू फाल्सिफिकेशन। ओके, अब हमने पढ़ने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं रिसर्च के अंदर? तो ये एथिकल प्रिंसिपल है, आपने एथिक्स में पढ़ा होगा बेनिफिसेंस, ये वही है, द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। One of the most fundamental ethical principle in research is that of beneficence, which encompasses the maximum above all do not harm। मतलब कुछ भी हो जाए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसका ये पहला प्रिंसिपल है एथिक्स का इन रिसर्च, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। अभी जो हमने पीछे एनए के 9 वो पढ़े हैं ना गाइडलाइन, एथिकल प्रिंसिपल 2 होती है एएनए गाइडलाइन एंड टेस्ट बेनिफिसेंस, उसका जो नंबर 2 प्रिंसिपल है ना वो बेनिफिसेंस को एड्रेस करता है। नंबर 2 जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, प्रिवेंट हार्म, मिनिमाइज हार्म, ये वाला नंबर 2 जो था ये एड्रेस कर रहा है ये वाले प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस को, ये वाला पॉइंट। अब डिफरेंट डायमेंशन है बेनिफिसेंस प्रिंसिपल की, वो कौन कौन सी हैं?
नंबर 1 है फ्रीडम फ्रॉम हार्म. Researchers should strive to minimize all types of harm and discomfort and to achieve insofar as possible a balance between the potential benefits and risk of being a participant. मतलब मिनिमाइज करना हार्म को और डिस्कम्फर्ट को, पार्टिसिपेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना और डिस्कम्फर्ट नहीं देनी, और बैलेंस होना चाहिए बिटवीन दी बेनिफिट्स और रिस्क ऑफ बीइंग अ पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट को अगर किसी किस्म का रिस्क भी है तो उसके बेनिफिट जो है वो उसको कंपनसेट कर दे. इस तरह से होना चाहिए. नंबर 2 पे जो डायमेंशन है इसकी वो है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयट नहीं करना पार्टिसिपेंट. Participants need to be assured that their participation or information they might provide will not be used against them in any way. ये रिसर्च में कोई पार्टिसिपेंट से आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी भी डिजीज के बारे में या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिसर्च पर्पस के लिए, तो आप वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखोगे, आप उसको उसके अगेंस्ट में यूज नहीं करोगे. ये बेनिफिसेंस प्रिंसिपल का सेकेंड डायमेंशन है. थर्ड उसकी डायमेंशन है बेनिफिट फ्रॉम रिसर्च. Researchers should strive insofar as possible to maximize benefit and to communicate potential benefits to participants. तो थर्ड ये है कि रिसर्च से मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए पार्टिसिपेंट को. ये उसकी थर्ड डायमेंशन है. फोर्थ है द रिस्क और बेनिफिट रेशो. ये हम बेनिफिसेंस प्रिंसिपल जो है उसकी डायमेंशंस पढ़ रहे हैं. ठीक है. फोर्थ पे रिस्क और बेनिफिट रेशो जो है वो इक्वल उसको रिस्क मिलना चाहिए और बेनिफिट भी. इन डिजाइनिंग अ स्टडी researcher must carefully assess the risk and benefit that would be incurred. The general guideline is that the degree of risk to be taken by those participating in the research should never exceed the potential humanitarian benefits of the knowledge to be gained. तो वही बातें रिपीट हो रही हैं कि रिस्क जो है अगर कोई हो तो वो बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. रिस्क और बेनिफिट रेशो शुड बी सेम. तो ये हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस. ये क्लियर? इसमें किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट मूव करने से पहले अपनी अटेंडेंस लगवा लो. अटेंडेंस प्लीज.
ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी. Respect for human dignity is the second ethical principle articulated in Belmont Report. ये बेलमंट रिपोर्ट का सेकंड प्रिंसिपल जो था एड्रेस किया गया था ह्यूमन डिग्निटी का. दिस प्रिंसिपल विच इंक्लूड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर and informed consent is covered in ANA guideline under principle 1 and 3. तो 1 और 3 एनए का जो प्रिंसिपल था वो एड्रेस कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी. सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब उस पार्टिसिपेंट की खुद की विल है कि वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करे और अगर चाहे तो जब दिल चाहे रिसर्च को छोड़ दे, उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं होगी या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना पड़ेगा. एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर मतलब उसको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए रिसर्च पर्पस का, और जो भी है रिसर्च से रिलेटेड कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं होनी चाहिए जो उसके लिए आना जरूरी थी. और इन्फॉर्म कंसेंट देने के बाद ही उसको रिसर्च में पार्टिसिपेट करवाया जाए. अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं. The right to self-determination. Human should be treated as autonomous agent. Autonomous agent मतलब कि वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो करे, उसको autonomous कहते हैं. फोर्सफुली नहीं या प्रेशर के अंडर प्रेशर नहीं. ठीक है. A person's right to self-determination includes freedom from coercion of any type. तो कोरियन में क्या पढ़ा था हमने, फोर्सफुली पढ़ा था ना, तो उसको थ्रेट दे के या रिवॉर्ड या पनिशमेंट या कुछ भी तो उससे पार्टिसिपेट करवाया जाए. तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए. They are allowed to participate or not participate. They have the right to withdraw from study at any time without penalty. The right to full disclosure. The right to full disclosure, the principle of respect for human dignity encompasses people's right to make informed, voluntarily decision about study participation which require full disclosure. मतलब इन्फॉर्म कंसेंट लेनी चाहिए उससे, और इन्फॉर्म कंसेंट के ऊपर लिखा होता है रिसर्च का पर्पस और दूसरी बेसिक इंफॉर्मेशन रिसर्च के बारे में, ताकि वो पार्टिसिपेट करने से पहले उनको ये चीजें पता हो कि वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका मकसद क्या पार्टिसिपेट करने का. और उसमें ये भी लिखा जाता है कि जो उनसे डाटा लिया जाएगा वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. तो फुल डिस्क्लोजर मतलब जो पार्टिसिपेंट को जो चीजें जानना जरूरी है वो उनको फुली पता होनी चाहिए, उनसे किसी भी किस्म की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होनी चाहिए. वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं. अच्छा, रिसर्च को छोड़ जाएगा तो रिसर्च कैसे कंप्लीट होगी, वो फिर कंपनसेशन होती है. हमने लाइक अगर हमें 100 लोगों से रिसर्च चाहिए तो हम रिसर्च में 110 लोग शामिल कर लेते हैं. इस तरह से अपना सैंपल साइज थोड़ा ज्यादा रखते हैं या किसी और को शामिल कर लेंगे, लेकिन रिसर्च में हम उसको फोर्सफुली नहीं रख सकते. ये एथिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि अगर पार्टिसिपेंट जब उसकी दिल चाहे छोड़ के जाने को तो वो छोड़ के जा सकता है. Full disclosure means that the researcher has fully described the nature of the study, the person's right to refuse participation, the researcher's responsibility, and likely risk and benefit. हाँ, तो ये सारी चीजें उसमें रिस्क बेनिफिट और रिसर्चर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पार्टिसिपेंट के पास राइट है कि वो जब छोड़ के जाना चाहे छोड़ के जा सकता है.
स्टडी की नेचर कैसी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, किस तरह टाइप की रिसर्च है और किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है ये फुल डिस्क्लोजर में आती है। पार्टिसिपेंट नीड टू हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी, और पार्टिसिपेंट को स्टडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये पार्टिसिपेंट का राइट है जो एथिकल प्रिंसिपल उसको देते हैं। Informed consent. This means the study participants have adequate information regarding research, capability to comprehend the information, and have power of free will enabling them to consent or decline participation. वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं कि पार्टिसिपेंट को रिसर्च के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो जब चाहे अपनी मर्जी से इसको छोड़ के जा सकता है, उसके वो फ्री विल है उसके पास, ठीक है, पावर ऑफ फ्री विल है जो कि उसको इनेबल करती है कि वो जब चाहे रिसर्च को छोड़ के जा सके। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। द थर्ड ब्रॉड प्रिंसिपल आर्टिकुलेटेड इन द बेलमोंट रिपोर्ट कंसर्न जस्टिस। Justice, which include participants' right to fair treatment and their right to privacy, is covered in the ANA guideline under Principle 4 and 5. तो राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी जस्टिस के अंदर आते हैं और ये ANA की गाइडलाइन 4 और 5 में कवर हो गए हैं। टोटल 9 थी ना गाइडलाइन के प्रिंसिपल ANA के। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट क्या है? Study participants have right to fair and equitable treatment before, during, and after their participation in the study. Fair treatment includes the following features. अब fair treatment में क्या क्या चीजें होंगी? It includes fair selection of participants such that any risks and benefit will be equitably shared. वही के रिस्क और बेनिफिट है वो इक्विटेबली शेयर होने चाहिए। अगर कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसमें जितना उनको रिस्क है बेनिफिट्स भी उनके उतने ही होने चाहिए। पहली बात तो रिस्क कम से कम होने चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर ऐसा नहीं है तो रिस्क और बेनिफिट जो है वो इक्वल होने चाहिए। Participants should be selected based on research requirement, not on the vulnerability position. तो पार्टिसिपेंट को जो सिलेक्ट किया जाएगा वो रिसर्च रिक्वायरमेंट की बेस पे सिलेक्ट करना है, ये नहीं कि उनकी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर दिया जाए। रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी शुड बी मेंटेन, और रिसर्च में उनको उनके कल्चर का जो है वो ध्यान रखना है। मतलब जैसे हमारे कल्चर में है कि मेल और फीमेल जो है वो सेपरेटली उनको डील किया जाए, तो इस तरह से जो भी रिसर्च करनी है, जिस तरह के भी पार्टिसिपेंट उसमें इंक्लूड है, उनके कल्चर की आपने रिस्पेक्ट करनी है। Participants should have access to research personnel at any point in the study to clarify information, और पार्टिसिपेंट के पास रिसर्चर की एक्सेस होनी चाहिए कि कहीं भी ड्यूरिंग स्टडी उनको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सके रिसर्चर से इंफॉर्मेशन लेके।
राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी क्या है? It is the freedom an individual has to determine the time, extent, and general circumstances under which private information may be shared with or withheld from others. तो प्राइवेसी यही है कि उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना की जाए बल्कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। नेक्स्ट है राइट टू एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये इम्पोर्टेंट है। एनोनिमिटी क्या है? It occurs when even the researcher cannot link participants to their data. तो anonymous कहते हैं जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसको कोडिंग दे देते हैं, मतलब पेशेंट के नेम की बजाय उसको नंबर 1 कह दिया, नंबर 2 कह दिया, नंबर 3 कह दिया, तो हम उस डाटे को लिंक नहीं कर सकते कि ये डाटा किस बंदे का था। इसको कहते हैं एनोनिमिटी। और प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंशियलिटी में ये राइट है कि उस डाटे को, उस पार्टिसिपेंट को अनोनिमस रखा जाए। ठीक है। अनोनिमिटी ये है कि हमें नहीं पता चले कि ये हमारे पास जो क्वेश्चनियर है, इसमें जो डाटा दिया गया है ये किस बंदे ने दिया है। हम उस बंदे को लिंक नहीं कर सकते दोबारा से, जिसको कहते हैं अनोनिमस रखना या अनोनिमिटी। अनोनिमिटी क्लियर? अनोनिमिटी ये है कि हमने जिस भी पर्सन से डाटा कलेक्ट किया है हम उसको दोबारा से लिंक ना कर सके कि ये डाटा किस पर्सन का है। इसलिए हम क्या करते हैं, नेम नहीं लिखते, उसके ऊपर कोडिंग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन फिल कराए किसी भी पेशेंट, सपोज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट से, आपने उसका डाटा लिया, तो आप पेशेंट नेम लिखने की बजाय आप कोडिंग यूज करोगे 1 2 3 4। तो जब ये आपके, इवन कि आप बाद में भी आपको भी नहीं पता चल सकेगा कि ये वाला जो डाटा है ये किस पर्सन ने दिया। तो इसको कहते हैं अनोनिमिटी। ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना हम डाटे को, ताकि हमें पता ना चल सके कि ये, हम लिंक ना कर सके पार्टिसिपेंट को दोबारा उनके डाटे के साथ। इसको कहते हैं अनोनिमिटी। A promise of confidentiality is the pledge that any information participants provide will not be publicly reported in a manner that identifies them and will not be made accessible to others। तो anonymity जो है इसलिए करते हैं ताकि पार्टिसिपेंट के डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और पब्लिकली उसको शेयर नहीं कर किया जाता, ताकि लोगों को पता ना चल जाए कि ये कौन से पेशेंट का डाटा था। ठीक है। Confidentiality क्या है? It is defined such that any information participant provide will not be publicly reported in a manner that identifies them and will not be made accessible to others। कि कोई भी उसका डाटा जो है वो दूसरे पब्लिकली शेयर ना, और कोई भी उनको एक्सेस ना कर पाए थ्रू डाटा। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी।
अब कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं? Obtain identifying information, name, address from participant only when essential. कि जब एसेंशियल हो तभी उनके नाम और एड्रेस लें, assign an identification number to each participant and attach it to actual data। वही मैंने कहा कि हम फिर कोडिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। मेंटेन आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन इन अ लॉग फाइल। तो जो आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ली है उसको लॉग फाइल में रखना है ताकि हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके। Restrict access to identifying information to a small number of people on a need to know basis। और जो आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है उसे थोड़े से लोगों तक ही रखनी है, नीड टू नो बेसिस तक, कि जिनको जरूरत है जानने की सिर्फ वही जाने, सारे नहीं। डिस्ट्रॉय आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन एज क्विकली एज प्रैक्टिकल। और जैसे उसकी जरूरत खत्म हो जाए आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन को आपने डिस्ट्रॉय कर देना। आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन कौन सी थी? नाम और एड्रेस जो लिए थे। Make research personal, assign confidentiality flags if they have access to data or identifying information। कि रिसर्च पर्सनल से आपने कॉन्फिडेंशियलिटी फ्लैग को साइन कराना है पहले, कि वो सिर्फ वही एक्सेस रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा और किसी दूसरे तक इसको नहीं पहुंचाएगा। हाँ जी, अब ये वाली जो स्लाइड है, आर माई टेस्ट रिजल्ट इन येट, यस यू कैन सी देम ऑन माई वेबसाइट। ये वाली स्लाइड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी है, क्या शो कर रही है? कॉन्फिडेंशियल रखा गया या फिर नहीं? मुझे बताएं। हाँ, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं रखा गया क्योंकि वेबसाइट पे तो कोई भी इसके रिजल्ट देख सकता है। गुड। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Informed consent means that participants have adequate information regarding the research, are capable of comprehending the information, and have the power of free choice, enabling them to consent to or decline participation voluntarily। Informed consent वही जो पहले बताया है कि पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और पार्टिसिपेंट के पास फ्री हैंड होना चाहिए कि जब वो मर्जी चाहे रिसर्च में पार्टिसिपेट करे और जब उसका दिल चाहे वो रिसर्च को छोड़ दे। उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगी, ना उसको फोर्सफुली पार्टिसिपेट कराया जाएगा।
The right to self-determination and the right to full disclosure are the two major elements on which informed consent is based. Participants must know that they are getting involved before they commit and must consent to participate in study as a participant. ये सारी पुरानी चीजें हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन और राइट ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो है ये दो मेजर एलिमेंट हैं इन्फॉर्म कंसेंट के. ये इम्पोर्टेंट है. दो मेजर एलिमेंट कौन से इन्फॉर्म कंसेंट के? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द राइट टू फुल डिस्क्लोजर. मतलब अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करे और उसको सारे इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए रिसर्च. एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंसेंट, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसेंट की, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कंसेंट इंफॉर्मेशन, कंसेंट इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी टू गिव कंसेंट. जो बंदा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेंटली तौर पे वो अलर्ट होना चाहिए, वो अडल्ट होना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट हो कंसेंट देने के लिए. एंड वॉलंटरीली कंसेंट, और वॉलंटरी वो कंसेंट दे. अब पहला था एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंसेंट. तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, पर्पस ऑफ रिसर्च, व्हाई दे वर सिलेक्टेड एज अ पोटेंशियल सब्जेक्ट, प्रोसीजर एक्सप्लेन होना चाहिए, रिस्क और डिस्कम्फर्ट एक्सप्लेन होनी चाहिए, बेनिफिट एक्सप्लेन होनी चाहिए. ठीक है, पर्पस एक्सप्लेन होना चाहिए और उसको सब्जेक्ट को क्यों सिलेक्ट किया गया है उसका मकसद उसको बताना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर होगा रिसर्च में वो एक्सप्लेन करना चाहिए, रिस्क और बेनिफिट एक्सप्लेन करनी चाहिए. एनी अल्टरनेटिव फॉर एग्जांपल हिस्ट्री दैट मे बी अवेलेबल, और अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो भी बता देना चाहिए. तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें होनी चाहिए. अश्योर एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना चाहिए. ऑफर टू आंसर क्वेश्चन, अगर उसका कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट का तो उसको उसका जवाब देना चाहिए. नॉन क्वाइन विद डिस्कशन, देयर पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी, और क्वाइन नहीं होनी चाहिए, फोर्सफुल एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन विड्रॉ विड्रॉ का ऑप्शन होना चाहिए. If information being deliberately withheld, need to inform that certain information withheld until the study. कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उसको जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हेल्ड नहीं होनी चाहिए, और अगर विथ हेल्ड की भी है तो कब तक ये भी उसको बता देना चाहिए. हाँ जी, अब ये जो है ये पिक क्या शो कर रही है? इन्फॉर्म कंसेंट के प्रिंसिपल को इसने फॉलो किया या फिर नहीं?
में फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि वो विलिंगली छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है, प्लस उसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, फुल डिस्क्लोजर भी नहीं किया गया। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके देन, अल्लाह हाफिज।